Good morning, students. I hope all of you will be quite well at your homes, obeying the guidelines given by Indian government to fight against coronavirus and all the safety measures. आप सभी की एक अच्छी सेहत की कामना करते हुए हम आगे के आज के चैप्टर की बात करते हैं। इन 12th क्लास फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट टॉपिक्स जो हमने कुछ मेनली जो टॉपिक था इसमें चार्जेस के बारे में थोड़ा बेसिक स्टडी किया था एंड डिफरेंट चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करने वाली अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन बाय कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में स्पेशली कूलम्स ने दो चार्जेस के बीच की फोर्स का जो फॉर्मूला दिया 1/4πε0 दिस वाज द फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर वो दोनों चार्जेस Q1 Q2 हैं और उनके बीच में डिस्टेंस R है तो ये उनके बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया गया था। और जब वेक्टर की बात की हमने पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, यहाँ पर वेक्टर लगाए तो यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर इसके साथ इंक्लूड किया गया था। आगे इसको सॉल्व करते हुए वेक्टर को मैग्नीट्यूड करके सो बेसिक दिस वाज द फॉर्मूला गिवन इन कूलम्स लॉ। आज के टॉपिक में हम स्टडी करने जा रहे हैं फोर्सेस अमंग मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस। मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस, एक पॉइंट चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस के फोर्स का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आपको याद होगा आपने 11th क्लास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेव्स के लिए स्टडी किया था। नंबर ऑफ वेव्स का टोटल सम फाइंड करने के लिए जब डिफरेंट वेव्स का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है डिफरेंट वेव्स का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते थे। तो ये प्रिंसिपल एक तरह से नंबर ऑफ वेक्टर्स के सम को फाइंड आउट करता है। तो इसी टॉपिक का दूसरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ हम इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से एक सिंगल पॉइंट चार्ज के ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस की फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करें। ठीक है बच्चे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की स्टेटमेंट को लिखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस का फोर्स अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन principle. According to superposition principle, total force acting on the given charge total force acting on a given charge due to the number of charges around it, due to a number of charges around it is the vector sum of all the forces exerted by individual charge। कहने का मतलब ये होगा कि हर एक इंडिविजुअल चार्ज की लगाई हुई फोर्स का वेक्टर सम हम करेंगे तो वो हमें टोटल फोर्स, एक पॉइंट चार्ज के ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ कंसीडर करते हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ही 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस हम ड्रॉ करें जिसका ओरिजिन, यहाँ पर उसका ओरिजिन है O, द ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक, तो सिस्टम के अंदर हम नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 so on up to Qn is the charge Q1 Q2 Q3 so on up to Qn।
let we have Q1, Q2, so on up to Qn point charges whose position vector from origin R, R1, R2, so on up to Rn. ठीक है, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो Q1 का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से, Q2 का, Q3 का, ऐसे ही Qn, ये इन सभी का अपना अपना पोजीशन वेक्टर, हमने इनको नाम दे दिया R1, R2, R3, so on to Rn। और जिस पॉइंट चार्ज पे इन सभी पॉइंट चार्जेस का फोर्स हमने कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट चार्ज को यहाँ पर लेट करते हैं एज Q नॉट। तो Q नॉट वो पॉइंट चार्ज है जिस पॉइंट चार्ज पर इन सभी चार्जेस का फोर्सेस का रिजल्टेंट हमने फाइंड करना है। तो इस Q नॉट पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर हम इसको नाम दे देते हैं एज R नॉट। Yep. So all these charges will exert a force on the point charge Q naught, और उन्हीं इन सभी पॉइंट चार्जेस का इस अकेले Q नॉट पॉइंट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स का टोटल सम हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देगा। ठीक है, सो लेट्स कंसीडर let F01 force on Q नॉट बाय Q1, Q नॉट के ऊपर Q1 के द्वारा लगने वाली फोर्स। अगर हम कूलम्स लॉ को थोड़ा रिमाइंड करते हुए इसको लिखें तो कितनी होगी बेटा, ये 1/4πε0 Q नॉट और Q1 दो चार्जेस हो गए, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर हम R01 नाम दे दें, ठीक है, R01, तो जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो 1 से 0 की तरफ होगा। रिपल्सिव, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, इसको भी हम पॉजिटिव ही लेट करें, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। सो उसके डायरेक्शन को हम यहाँ लिखेंगे एज R10, R10 कैप और नीचे R10 स्क्वायर। ओके, क्लियर। अब यहीं पर इसी स्टेप में हम ये जो पोजीशन यूनिट वेक्टर है इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लें तो ये क्या बन जाता है, Q नॉट Q1 को हम यहीं इसी के ऊपर लिख देते हैं 1/4πε0 के ऊपर, ठीक है, और R10 वेक्टर अपॉन R10 क्या हो गया, ये क्यूब हो गया। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड जो होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है बेटा। एक स्टेप हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हमने ये मैग्नीट्यूड ट्रायंगुलर लॉ को यूज करते हुए कूलम्स लॉ में फाइंड किया था, जहां पर हमने कोई भी मान लो वेक्टर आर ए बी है तो उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी, आर बी माइनस आर ए, यानी मतलब कोई R12 है तो R2 माइनस R1 लिखा था उसको। ये पूरा डिटेल में हमारा उस टॉपिक में डिस्कस हुआ था, कैसे ट्रायंगुलर लॉ को यूज करते हुए फाइंड किया था, तो उसको यहाँ पर यूज करेंगे अब हम। सो Q नॉट Q1 अपॉन 4πε0 R0 माइनस R1, ठीक है, ये चीज हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली। ऊपर तो वेक्टर रहा, डिवाइड बाय R0 माइनस R1 वेक्टर मॉड Q। क्लियर। ये हमारी फर्स्ट फोर्स आई, फोर्स ऑन Q नॉट बाय Q1। इन द सिमिलर वे, सेम इसी तरीके से हर एक चार्ज की इस पॉइंट चार्ज Q नॉट पे जो फोर्स होगी वो इसी तरीके से होगी, सिर्फ एक पॉइंट चार्ज चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ Q1 था
तो Q1 की जगह Q2 हो जाएगा, फिर अगली बार Q3 हो जाएगा, सो ऑन इसी तरह से। नेक्स्ट फोर्स की हम बात करें F02। F02 क्या? फोर्स ऑन Q0 बाय Q2। तो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए Q0 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा बेटा? R0 माइनस R2 डिवाइड बाय R0 माइनस R2 वेक्टर मॉड, यहाँ मॉडुलस का यूज करेंगे, वेक्टर मॉड Q। ठीक है, तो यहाँ पर शो ऑन कर देते हैं जो लास्ट फोर्स है nth पॉइंट चार्ज की इसी Q0 के ऊपर, F0n उसको नाम दिया, फोर्स ऑन Q0 बाय Qn। पैटर्न यही फॉलो होगा, Q0 Qn बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0 माइनस Rn डिवाइड बाय R0 माइनस Rn वेक्टर मॉड, मॉडुलस लगा के क्यूब है। ठीक है, ये सेम पैटर्न जो ऊपर से चला आ रहा था उसी को फॉलो करते हुए सारी फोर्सेस लिखी गई। अब हमने करना क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेक्टर सम इन सभी फोर्सेस का F01, F02 सो ऑन अप टू F0n सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करना है। ठीक है, यहां कर देते हैं या फिर ऊपर स्पेस में। Now using superposition principle, the total force on Q0 पे लगने वाली टोटल फोर्स अगर उसको F नाम दे दिया जाए तो वो वेक्टर सम F01 प्लस F02 प्लस सो ऑन टू F0n इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। F0n ओनली F0n। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, जो हमारे पास F01, F02, F03 की वैल्यूज हैं उनको हम 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो F01 की वैल्यू क्या है? अच्छा, एक चीज देखेंगे कि सभी में Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में कॉमन है। तो कॉमन टर्म को हम बाहर लिख लेते हैं इनसाइड द ब्रैकेट। वी आर लेफ्ट विद फर्स्ट F01 वाले में Q1 ब्रैकेट के अंदर R0 माइनस R1 डिवाइड बाय R0 माइनस R1 वेक्टर मॉड Q, प्लस दूसरे में बचा है Q2 ब्रैकेट के अंदर है R0 माइनस R2 डिवाइड बाय R0 माइनस R2 वेक्टर मॉड Q, प्लस सो ऑन करते हुए लास्ट में Qn R0 माइनस Rn वेक्टर एंड डिवाइड बाय R0 माइनस Rn वेक्टर मॉड Q क्लोज्ड। सो दिस इज व्हाट। अब हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म को थोड़ा शॉर्ट करेंगे समेशन का यूज करते हुए। आप जानते हैं 11th क्लास में काफी इस तरह के आपने सिचुएशंस को सॉल्व किया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। आपने इस पार्ट को कैसे लिखना है जिसमें सम हो रहा है कुछ टर्म्स का जिनकी वैल्यू वेरी कर रही है 1 to n। सो i गोज फ्रॉम 1 to n सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा i गोज फ्रॉम 1 to n। जो चीजें वेरी कर रही है जैसे यहाँ Q1 है, ये Q2 है, आगे Q3 हो जाएगा, सो ऑन अप टू Qn। तो इसको नाम दे देंगे हम यहाँ Qi, जनरल फॉर्म इसका। यहाँ पर R1 था, फिर ये R2 हो गया, सो ऑन अप टू ऐसे। तो इसकी जगह भी जो चीज भी चेंज कर रही है, वेरिएशन आ रहा है उसमें, उसकी जगह I लिखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। So the resultant force comes out to be from superposition principle is
the resultant force on the q naught charge is q naught by 4 pi epsilon naught summation I goes from 1 to n qi r naught minus ri divided by r naught minus ri vector mod q. ठीक है, so this is the सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल में एक सिंगल पॉइंट चार्ज के ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस का नेट रिजल्टेंट फोर्स फाइंड किया गया है. Well students, the next topic we are going to study is the dielectric constant. Dielectric constant. So सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं. It is the ratio of force between 2 point charges placed in vacuum to the force between similar point charges, same point charges, similar to the force between same two point charges placed at same distance apart in some medium. देखिए डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे जरा. इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम. तो वैक्यूम में जो फोर्स है उसको अगर हम एफ नॉट नाम दे देते हैं, एफ नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 चार्जेस मान लिए आर स्क्वायर. सो दैट हम ओनली उसके मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी भी तरह का वेक्टर नहीं लगा रहे हैं. तो ये वैक्यूम के अंदर फोर्स होगी. एंड फॉर मीडियम के अंदर 2 पॉइंट चार्जेस जब किसी मीडियम में रखे हैं तो मीडियम कितना परमिट करता है उस फोर्स को, चेंजेस क्या आने वाले हैं. एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ एप्सिलॉन. परमिटिविटी यहाँ फ्री स्पेस की थी, यहाँ मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है. बाकी वही चीजें हैं क्योंकि सेम पॉइंट चार्जेस बताए हैं Q1 Q2 और डिस्टेंस भी उतना ही है. सो डेफिनेशन क्या कह रही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, कि ये रेशियो है फोर्सेस इन वैक्यूम टू फोर्सेस इन मीडियम का रेशियो है. दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r square divided by 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by r square. So बाकी सारी टर्म्स कट जाएंगी. We are only left with एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो K जो कि फोर्सेस का रेशियो था F नॉट बाय Fm, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन सेम 2 पॉइंट चार्जेस इन मीडियम, वो सॉल्व करके हमारे पास किसके बराबर आ रहा है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द फ्री स्पेस, और परमिटिविटी इन मीडियम टू द फ्री स्पेस का जो ये रेशियो है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव. एप्सिलॉन आर स्टैंड्स फॉर हियर रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी. तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और नाम है रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी. दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कि एफ नॉट बाय एफ एम. इससे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देंगे जिससे आपको थोड़ा सा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप अंडरस्टैंड करेंगे. डिफरेंट मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफरेंट होता है. कुछ एक वैल्यूज आपको फॉर एग्जांपल देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए. जैसे वैक्यूम के लिए K फॉर
vacuum, the value is 1. The electric constant for एक इंडिविजुअल किसी गैस हाइड्रोजन की बात करें, the value is 1.003. K for water 80 या 81 के आसपास होता है, 80 ले लेते हैं इसको, ठीक है, 80 यूनिट नहीं होगा इसका कोई भी, क्योंकि सिमिलर टर्म्स का रेशियो है, तो आप खुद भी देख सकते हैं इस चीज को. सो ये कुछ एक एग्जांपल हैं. इसके अलावा जैसे ग्लिसरीन 39.1 इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ग्लिसरीन है. ये आप एक्सपेरिमेंटल कुछ एक वैल्यूज जो कैलकुलेट की हुई हैं डिफरेंट मीडिया का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. हम वाटर के केस में इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें. जैसे आपको क्वेश्चन हो सकता है, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81 या 80, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर. इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 80 है, तो इसका मीनिंग क्या है या इसका क्या सिग्निफिकेंस है? 81 डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस है? तो हम बात कर रहे हैं यहां पर कि डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है फोर्स बिटवीन 2 point charges in vacuum to the force between medium. medium यहां पर वाटर है एंड फॉर वाटर K की वैल्यू 80 है. 80 इक्वल्स टू F0 by Fm. इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करें. द फॉर्मूला टर्न्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह हो गया, ये रीअरेंज हो गया. तो कहने का मतलब ये हो गया कि मीडियम यहां पर वाटर है. वाटर में 2 पॉइंट चार्जेस जिस समय वैक्यूम उनके बीच में मीडियम होगा, उस समय जितनी फोर्स उन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में होगी, जब उसको वाटर में हम प्लेस करेंगे तो फोर्स कितनी रह जाएगी उसका 1/80 टाइम्स, है ना, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, 1/80th पार्ट डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट एक्ट करता है. फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड या और कोई आयनिक जैसे कंपाउंड है, तो उसके आयंस के बीच में जितनी फोर्स वैक्यूम के केस में सिचुएशन में जितनी फोर्स होती है, अगर उसी सॉल्ट को, उसी आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डाल देंगे तो वो वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि उन आयंस के बीच में जितनी फोर्स वैक्यूम में थी वो फोर्स 1/80th टाइम्स रह गई जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया. तो इस वजह से वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट एक्ट करता है. ज्यादातर जो कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस फॉर डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड वी नेम इस डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और नाम इसके इक्विवेलेंट जो बन रहा है वो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी है. हियर दिस इज well students, continuing further our topics of discussion, the next topic is difference between charge and mass. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने चार्ज के बारे में एक नया कॉन्सेप्ट थोड़ा स्टडी किया, हालांकि प्रीवियस 10th क्लास में भी थोड़ा आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ था, और मास के बारे में भी आप, क्योंकि 11th क्लास में आपने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज स्टडी की हैं. तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके बारे में थोड़ा और हमने डिटेल में डिस्कशन, डिफरेंसेस पढ़ने हैं बिटवीन चार्ज एंड मास. तो कुछ एक डिफरेंस हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे. फर्स्ट डिफरेंस इज चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. एक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि मास ऑलवेज पॉजिटिव. मास किसी भी बॉडी का कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. द सेकेंड पॉइंट इज, आपने प्रॉपर्टीज चार्ज की स्टडी की थी. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड का मतलब है कि उसमें कुछ एक ही स्पेसिफिक वैल्यूज ही चार्ज की एग्जिस्ट करती हैं.
क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी में चार्ज फाइंड करने का फॉर्मूला लिया था हमने, Q इक्वल्स टू NE। तो बॉडी अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक्सर्ट करता है उसके ऊपर, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स करती है तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करें इसको तो 3.2 6 इंटू 2 है ना, 6 इन 3 जा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता जाएगा। तो थोड़ा ध्यान देंगे कि 1.6 के बाद जो है वो डायरेक्टली जो वैल्यू आई है वो 3.2 आई है, पावर तो वही है। तो बीच वाली कोई भी वैल्यू इस चार्ज की एग्जिस्ट नहीं हुई, 1.7 1.8 2.1 2.3 2.4। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही एग्जिस्ट कर रही है, जबकि मास की सभी तरह की वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे मास में नॉट बी क्वांटाइज्ड। मान लो मास की कोई वैल्यू 1.6 ग्राम है तो 1.7 ग्राम भी हो सकती है, 1.61 ग्राम भी हो सकती है, इट कुड बी 1.82। आप किसी भी वैल्यू को ये नहीं कह सकते कि वो पॉसिबल नहीं है। मास की कोई भी वैल्यू जिसपे हम ये कह सकेंगे वो पॉसिबल नहीं है, जबकि यहाँ पर हम चार्जेस में ये कह सकते हैं दैट 1.7 1.8 1.9 2.1 ये सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यहाँ पर कुछ एक वैल्यूज ही उसकी पॉसिबल हैं। क्लियर। चार्जेस के बीच में फोर्स बिटवीन 2 point charges may be attractive as well as or repulsive। ठीक है, जैसा कि हम जानते ही हैं सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है और चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। तो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। जबकि ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने स्टडी किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सो जिसमें मास के बारे में स्टडी किया कि मासेस की वजह से जो फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, मास ऑलवेज एक्सर्ट्स अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज में बी कंजर्व्ड। चार्ज में बी आपने कंजर्वेशन प्रॉपर्टी चार्ज की पढ़ी थी, तो चार्ज कंजर्व हो सकता है। जबकि मास के बारे में लिखें तो मास में नॉट बी कंजर्व एज मास may be converted into energy and vice versa। मास एनर्जी में, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। हमारे पास E इक्वल्स टू mc², ये इक्वेशन आपने 11th क्लास में स्टडी की थी, जिसमें एनर्जी का मास में कन्वर्जन, मास का एनर्जी में कन्वर्जन कैलकुलेट किया जा सकता है इस इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, आइंस्टीन्स फेमस मास एनर्जी रिलेशन इक्वेशन है। तो कहने वाला कि मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कंजर्व चेंज हो सकती है, इट मींस ये कंजर्व्ड नहीं है। ठीक। नेक्स्ट इज चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जबकि मास की बात करें तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में मास आता है। मास, लेंथ, टाइम। मास इज अ फंडामेंटल, ठीक है बच्चे। और कुछ पॉइंट्स, चार्ज मे नॉट एग्जिस्ट
विदाउट मास, मास नहीं होगा तो चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। चार्ज भी किसी बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट करता है, उस बॉडी का क्या होगा, अपना एक मास होगा। जबकि मास बिना चार्ज के भी एग्जिस्ट कर सकता है। मास में एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कोई न्यूट्रल बॉडी है, सपोज दैट, न्यूट्रल बॉडी का मतलब उस पर चार्ज नहीं है, लेकिन उस बॉडी का अपना एक मास जरूर होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एक पॉइंट्स हैं, और भी आपको एक पॉइंट्स ऐसे जब डीपली स्टडी करोगे दोनों क्वांटिटीज को, कुछ और डिफरेंसेस आपके सामने आएंगे। पॉइंट यहाँ पर आता है स्पीड के साथ दोनों क्वांटिटीज कैसे वेरी करते हैं। तो चार्ज के बारे में ये है, चार्ज ऑफ अ बॉडी डू नॉट चेंज विद स्पीड, do not change with speed, whereas mass may change with speed. M equals to m naught upon square root 1 minus v square by c square। ये एक रिलेशन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, बॉडी के स्पीड के अकॉर्डिंग उसके मास में क्या चेंजेस आते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है। इसमें एम नॉट उसका रेस्ट मास है, एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, जब वो बॉडी रेस्ट पे होती है उस समय का मास, और एम उसका मास है जब वो किसी स्पीड v स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ओवरऑल इस फॉर्मूला को थोड़ा कैलकुलेट करते हैं तो कंक्लूजन ये निकलता है दैट मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये कंक्लूजन निकला कि मास बॉडी का उसकी स्पीड के साथ चेंज होता है, व्हेयरएज द चार्ज डू नॉट चेंज विद द स्पीड। तो ये कुछ एक आपके चार्ज और मास में डिफरेंसेस हैं, इनको अच्छे से आपने स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। सो वेल स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। जो भी टॉपिक हमने आज स्टडी किए हैं, इसके अलावा एक टॉपिक आपका बचता है डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। बॉडीज के ऊपर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के जो टॉपिक हमने पढ़े हैं इसको लेकर कुछ एक क्वेश्चंस आपको एक असाइनमेंट की फॉर्म में आपके ग्रुप पे डाल दिए जाएंगे, तो उसको आपने सॉल्व करना है। एंड होप फॉर द बेटर स्टडी फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय।